चैप्टर नेम चेंज इन पीएसआर और टॉपिक नेम अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है भाई, देखिए इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला केस व्हेन फ्री रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब आपके पास जो भी ओल्ड रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस है वो आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब हमें समझना है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए गाइस, एंट्री याद कर लीजिए, नॉर्मल सी है, रिजर्व डेबिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों चीजें डेबिट टू क्रेडिट क्या होता है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो अमाउंट है ना वो पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, सिर्फ एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। जो भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसको लेस करने के बाद जितना रिजर्व हमारा बच रहा है वो रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। जो हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कवर करने के बाद भी जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है वो हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। ये किस चीज की एंट्री थी, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंट्रीज लर्न कर लेना, क्या पता टेस्ट में आपको एंट्रीज लिखने के लिए आ जाए सारी, कि एक्सप्लेन करके लिखिए इन टॉपिक्स की एंट्री, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको पूरी तरीके से चैप्टर आपके दिमाग में बैठाना है, आपको हर एंगल से चैप्टर आना चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर आपके पास बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब प्रॉफिट्स अगर आपके पास, मतलब लॉसेस अगर आपके पास है तो उनको आप क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में वो ओल्ड रेशियो में होगा। पॉज मारना। नेक्स्ट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें मैंने आपके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रखे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, in this situation the entire amount of workman compensation reserve is transferred to the partners capital account being in the nature of free reserve। अगर आपके पास कोई भी क्लेम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पूरा के पूरा रिजर्व आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और वही एंट्री है जो ऊपर थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर आपके पास कोई भी क्लेम नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस है इसके अंदर व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। अगर आपके पास क्लेम है उसके अंदर भी आपको दो तीन पॉइंटों का सामना करना है। पहला पॉइंट, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब उतना ही आपके पास क्लेम है जितने ही आपके पास रिजर्व है। इंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब जो भी आपके पास रिजर्व है पूरा की पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के एडजस्टमेंट में लगा देंगे, फिर बैलेंस शीट में आपका क्लेम चला जाएगा। जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका क्रिएट हुआ है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चला जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना ही क्लेम था जितने हमारे पास रिजर्व है, तो वो पूरा की पूरा उस क्लेम के सेटलमेंट में यूज हो, उस क्लेम के प्रोविजन में यूज हो गया। इसके बाद if the claim is less than the amount of workman compensation reserve, claims कम है और रिजर्व ज्यादा है, the amount up to the claim amount is transferred to the workman compensation claim account from workman compensation reserve, balance amount is transferred to the partners capital or current account in their old profit sharing ratio, it being free reserve। general entry are वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया डेबिट, जितना क्लेम के लिए चाहिए उतना उसमें क्रेडिट कर दिया, बचा कुचा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद ये वाला पीस भेज दिया। इसके बाद नेक्स्ट है
थर्ड पॉइंट। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है तो entire amount of workman compensation reserve credited to provision for workman compensation claim, the amount of excess claim is debited to revaluation account because it is a loss to be borne by the partner in their whole profit sharing ratio। आपको क्या करना होगा कि जितना आपके पास क्लेम है, मतलब जितना आपके पास रिजर्व है उतने रिजर्व आप ट्रांसफर कर दो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व में से पैसा निकाल के क्लेम में डाल दो। अब बाकी का जो आपका क्लेम अभी भी रह गया है उसके लिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो। तो दो एंट्री होगी, पहली होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और इसमें अमाउंट जो रखा जाएगा वो उतना नहीं रखा जाएगा जितने का क्लेम बनाना है, बल्कि उतना रखा जाएगा जितने के आपके पास रिजर्व है। बाकी का जो अमाउंट है जो क्लेम बनाना है और जितना क्लेम अब आपका प्रोविजन हो गया, अब जो बीच का डिफरेंस बचा उस डिफरेंस के लिए आप सेकंड एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये डिफरेंस से आएगी एंट्री। बैलेंस शीट में नया वाला पूरा की पूरा प्रोविजन चला जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपसे करवाऊंगा, सो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के लिए भी मैंने सेलेक्ट की है कुछ लाइनें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीधे से समझना है इसके डिफरेंट सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन ये गाइस, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बनाया जाता है कि उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कहीं कोई फ्लक्चुएशन आए तो अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस की कवरिंग इस फंड में से कर ली जाए, ठीक है। तो पहला है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब जो आपकी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वही आपकी मार्केट में भी बुक वैल्यू। मैम कौन सी डेट पर परी, कौन सी डेट पर? सौम्या, अंशिका, विनय, कौन सी डेट पर? यस, यू आर ऑल रॉन्ग। वो एक कोइंसिडेंट है कि आपके जो चेंजेस आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो चेंज हो रहे हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग डेट, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बट अगर करेक्ट आंसर इसका ये नहीं है कि आप, मतलब मेरे को आपको मैं आपके कॉन्सेप्ट ही तो चेक कर रहा हूं बार बार, ये नहीं है करेक्ट आंसर कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। नो, ये नीड कब क्रिएट हो रही है? एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और व्हेन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विल बी एट द टाइम ऑफ, कब होगा वो? एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। अब वो बात अलग है कि आप लोगों का जो चेंज इन पीएसआर हो रहा है वो अकाउंटिंग ईयर के बाद नए साल से हो रहा है, लेकिन अगर कभी मिड में हो गया तो वो आपके कोर्स में नहीं है टॉपिक। इसलिए कभी भी गलत आंसर मत रखो माइंड में कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप लोग कर रहे हो, नहीं, आप उस दिन कर रहे हो ये सारा नाटक जिस दिन आपका चेंज इन पीएसआर फिक्स हुआ है। आप अपने पीएसआर को जिस दिन चेंज कर रहे हो उसी दिन आपको ये सब कांड करना पड़ेगा। जनरली आप लोग अपने पीएसआर को जो चेंज करते हो वो अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग के बाद नए साल, नए ईयर से करते हो, बल्कि मेरे ख्याल से तो एट द एंड ऑफ द ईयर भी नहीं हो रहा होगा, एक अप्रैल से हो रहा होगा ज्यादातर केसेस में। आपकी जो बैलेंस शीट बनी हुई होगी इस चैप्टर में वो भी 1 अप्रैल को बनी हुई होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी। यस, 1 अप्रैल 2016 आपकी बैलेंस शीट भी, क्योंकि 31 मार्च को क्यों करोगे आप? नए उससे ही तो क्रिएट करोगे। समझ में आ रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये कि जिस दिन आप लोग अपने पीएसआर को चेंज कर रहे हो उस दिन ये कांड हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उस दिन नहीं किया ना तो नया वाला रेशियो अगर इफेक्टिव हो गया तो फिर जो लोग गेनर है या जो सेक्रीफाइसर है उनके साथ गलत हो जाएगा। भाई गेनर जो है उसको वे मतलब के मजे आ जाएंगे, उसको कंपनसेट नहीं करना पड़ रहा है, ये सब कंपनसेशन ही तो हो रहा है। और हो क्या रहा है, ये गेनर जो है उसको बिना कंपनसेट किए नए वाले रेशियो में मजा आ जाएगा, जो सेक्रीफाइसर है उस बेचारे के साथ जजमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये जो चैप्टर है इसमें और हो क्या रहा है कि रेशियो चेंज करने के कारण जो बंदे, जो ओल्ड पार्टनर है, नया तो कोई आया नहीं है इसमें, जो ओल्ड पार्टनर है जो रेशियो चेंज होने की वजह से गेन पार्टनर बन गए हैं, उनको गेन जो हो रहा है उसके लिए उन्हें कंपनसेट करना है।
तो वो कंपनसेट जो कर रहे हैं तो वो उसका जो उनका कैपिटल अकाउंट है उसके माध्यम से कंपनसेट कर रहे हैं, मतलब किसी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है, किसी पार्टनर की कैपिटल को कम किया जा रहा है, नए रेशियो में लाया जा रहा है, उनकी कैपिटल को नए उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है उस टाइम पर जिस टाइम पर आप अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं, ताकि उसका जो भी इंपैक्ट है आपकी बैलेंस शीट पे आ जाए, काम कर उस पे आपकी बैलेंस शीट जो है उसमें सारी पुरानी चीजें खत्म हो जाए और वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होकर उनकी नई कैपिटल बन जाए, ताकि आगे से वो लोग उसका बेनिफिट जो मिल रहा था, गेनर को जो एडवांटेज हो रहा था वो उसका एडवांटेज ना मिले उसे अननेसेसरी, और जो सैक्रिफाइसर थे उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए आगे वो मिल जाए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बस आपको इतना याद रखना है कि वो डेट वो नहीं है जो अकाउंटिंग ईयर है, बल्कि डेट वो है जिस दिन आप अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। आगे बढ़े फिर हम, तो मैं कुछ पूछ रहा था, ये बात मैंने किस बात पे पूछी थी, हाँ ये बुक वैल्यू पे, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, तो ये आपको किस दिन चेक करनी होगी, जिस दिन आपका पीएसआर चेंज हो रहा है। ठीक है, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है आपके इन्वेस्टमेंट की और आपकी जो मार्केट वैल्यू है उस दिन इन्वेस्टमेंट की, अगर वो दोनों सेम है तो फिर आपके पास जो रिजर्व है आप क्या कीजिए, उस रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने रेशियो में, नए में नहीं, पुराने रेशियो में दे करके उनकी कैपिटल में उस चीज को फिनिश कीजिए। ठीक है, अब नई बैलेंस शीट में वो जाएगा भी नहीं, जो पुरानी चीजें वो सब आपको खत्म करनी होती है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर। और व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, अगर आपका इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपके बुक वैल्यू से कम हो गई है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, उस कंडीशन में, वेरी गुड, अब जगोगे हैं, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है और बुक वैल्यू ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन में क्या करोगे, तो आपका जो, हाँ भाई परी क्या होगा, परी मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुन के समझ के बोलो, जब आप टॉपिक सुनो फिर से, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, इसमें केस होते हैं, एकदम से आप लोग क्यों आंसर कर रहे हो, आप अपनी दिमाग से क्यों नहीं बोल रहे हो, शीट है तब भी सामने नहीं बोल रहे हो भाई, इसमें केस क्रिएट हो जाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट when market value of investment is lower than book value, मतलब आपकी बुक वैल्यू में जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में, तो फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जितनी कमी हुई है वो आपके किसके बराबर है, जो आपके पास रिजर्व है उस रिजर्व के बराबर है, तो पूरा के पूरा जितना भी आपके पास रिजर्व है वो पूरा के पूरा रिजर्व उस कमी को पूरा करने में यूज कर लिया जाएगा, जितना आपके पास रिजर्व है उस रिजर्व को आप यूटिलाइज कर लेंगे, उस बुक वैल्यू में जितना डिफरेंस आया है उसको कवर करने में, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप अपनी बुक में इन्वेस्टमेंट 1 लाख लिख के बैठे हो और आपके मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट 80,000 के हो गए भाई, तो आप क्यों अपने साथ गलत कर रहे हो, जब वो चीज आप 1 लाख बोल रहे थे, ठीक है उस दिन था वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख जिस दिन आपने उसको खरीदा था, आप कॉस्ट मेंटेन करके चल रहे होंगे, लेकिन अब उसकी राइट नाउ प्रेजेंट, इस समय प्रेजेंट में उसकी कीमत है ही नहीं मार्केट में 1 लाख, अगर आप उसको बेचने जा रहे हो आज जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन बिकेगा ही नहीं वो 1 लाख का, मार्केट में कीमत ही उसकी 80,000 है, तो आपका नुकसान हो रहा है ना 20,000 का, तो इस लॉस की कवरिंग करनी पड़ेगी ना आपको, उस लॉस के लिए ही तो आपने उस प्रोविजन करके रखा हुआ था अब तक प्रॉफिट्स में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो उस रिजर्व को यूज करने का टाइम आ गया। अगर आपके मार्केट में, याद रखिएगा ये पॉइंट आपका एमसीक्यू में आ सकता है कहीं, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोअर और उसमें, कभी कभी मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए और मार्केट वैल्यू कम हो जाए तब ये केसेस अप्लाई होंगे, तब नहीं होंगे जब बुक वैल्यू कम हो जाए और मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसमें हमारा लॉस नहीं हो रहा, हमारी चीज की कीमत मार्केट में बढ़ रही है तो हमारा तो फायदा है ना, फायदे के केस में रिजर्व को यूज नहीं करते हैं, घाटों के केस में अगर आपका जिस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बनाया है अगर उसकी कीमत कम हो रही है तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए वो फंड यूज करना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करने के लिए बाकी की कवरिंग उस फंड में से करनी पड़ेगी। तो आप क्या करने वाले हैं, सीधी सी बात है, जो आपके पास रिजर्व है उस रिजर्व को यूटिलाइज कीजिए, किस हद तक, बाई चांस जितना आपके पास रिजर्व में पैसा पड़ा है उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट का
डिक्रीमेंट हुआ है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो आप उस रिजर्व को उठाइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, नॉर्मल सा कंडीशन है, कंडीशन समझो और एंट्री लगाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बैलेंस शीट में अगर बनाने को आती है बेटा तो बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट अब नई वाली कीमत पर जाएगा, रियलाइज्ड प्राइस पर जाएगा असेट साइड में, ठीक है। और जो रिजर्व है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि वो तो रिटर्न ऑफ हो गया इसकी कवरिंग करने में, ओके। जो भी आपके पास रिजर्व था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो यूज हो गया आपका पूरा। सेकंड सिचुएशन इसमें क्या है बेटा, व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR, जितना इन्वेस्टमेंट आप मतलब जितनी डिक्रीजमेंट हुई है वो रिजर्व में अमाउंट है उससे कम है, तो कोई बात नहीं है ना, आपके पास जितना डिक्रीजिंग आपकी हुई है उतना आप उस रिजर्व में से निकाल लो, बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो दो एंट्री हो जाएंगी। पहली होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कवरिंग कर लिया आपने उस लॉस की जितनी भी थी, और ये अमाउंट जो आएगा वो अप टू द डिक्रीजिंग आएगा, अप टू द डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू, नहीं अप टू द डिफरेंस ऑफ, यस अप टू द डिफरेंस ऑफ बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उस अमाउंट से ये एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उस रिजर्व में जो बच गया अमाउंट, इस वाले घाटे को हटाने के बाद उस अमाउंट से जो एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड PSR। ठीक है तरुण, समझ में आ गई बात? जितना नुकसान हुआ है उतने की कवरिंग कर लो, कवरिंग करने की एंट्री मैंने आपको बताई दी, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना आपको लॉस हुआ है उससे, और बाकी का जो IFR में बच रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में टू इन देयर ओल्ड PSR, ठीक है, ओल्ड कैपिटल उसमें बांट देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अच्छा, तीसरा कंडीशन, अगर बाई चांस बेटा आपके पास जो नुकसान हुआ है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को, वो ज्यादा है और रिजर्व्स कम के हैं, तो जैसे अभी उसमें क्या था वर्कमैन में, वैसे ही करेंगे, जितने रिजर्व्स हैं पहले उतने तो यूटिलाइज कर लो ईशा, और उसकी एंट्री क्या होगी IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स को यूज कीजिए इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट की कमी को पूरा करने के लिए, और बाकी के जो नुकसान रह गए हैं उस नुकसान को अब रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे, तो बाकी के लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो एंट्री, ओके। अच्छा, अब बैलेंस शीट में क्या होगा? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन जो क्रिएट हुआ है ना उसको फिर रिटर्न ऑफ भी करना होगा, ये जो आपका रिवैल्यूएशन बना है उसको आपको क्लोज भी करना होगा, इस वजह से, हालांकि ये एंट्री की यहाँ पे जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, रिवैल्यूएशन को क्लोज करना, वो तो मैंने डाल दिया है, बट आप चाहे तो ये एंट्री यहाँ ना डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना कि रिवैल्यूएशन को क्लोज कर रहे हैं, ये तो इसका इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है भाई, हमारा टॉपिक है IFR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई हमारा टॉपिक ये थोड़े ना है कि रिवैल्यूएशन को क्लोज करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, वो तो वो सेकंड एंट्री जो मैंने उसमें डाल दी है वो रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी कंडीशन एक और थी, जब आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए और बुक वैल्यू कम हो जाए, तो उस कंडीशन में कुछ मत करिए, पूरा की पूरा रिजर्व उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नई वाली कीमत पे ले जाइए, ठीक है। और क्या होगा इसमें तीसरी कंडीशन में, और वो जो आपका फायदा है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं उसको आप बैलेंस शीट में, सॉरी उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि जो भी हमारा बढ़ता है एसेट्स उसकी कीमत जो बढ़ती है वो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देते हैं, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होता है ना, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन, असेट्स और लायबिलिटीज का, असेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं जब हम एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, तो वहां पर जो असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करने में जो डिक्रीज, जो इंक्रीज और डिक्रीज उनके प्राइसेस होते हैं उनको डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट नहीं किया जाता, बल्कि उनको एक अकाउंट के थ्रू पास करके किया जाता है, तो वो असेट्स में जो डिक्रीजिंग होती है और जो लायबिलिटीज में इंक्रीजिंग होती है वो हमारे एक तरीके का लॉस है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट में कर देते हैं, और जो हमारे को उसके अपोजिट में बेनिफिट्स होते हैं यानी कि असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज में डिक्रीज, उनको हम इस अकाउंट के क्रेडिट में डाल करके फिर इस अकाउंट का डिफरेंस करके वो डिफरेंस हम उनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। अगर स्टिल लॉस आता है
तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, और अगर हमारा फायदा आता है बच्चे आपस में कवर करने के बाद तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये काम डायरेक्टली नहीं होता, ये कब होता है, इवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की नीड बनती कब है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और वो टाइम कौन सा है, उनमें से एक टाइम होता है चेंज इन पीएसआर का टाइम, एक टाइम होगा आपका जब वो करोगे आप क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक टाइम होगा आपका जब रिटायरमेंट, एक टाइम होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और डिसोल्यूशन में तो खैर होता ही नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस है जब आपको असेट्स और लायबिलिटी, ये वो कंडीशंस है तब आपको अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना पड़ता है मार्केट से, मार्केट प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है। रोज रोज नहीं करेंगे कि हमारा जब मन करे कर लो, स्पेशल इवेंट्स के टाइम पर हम लोग अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं मार्केट से। वो टाइम मैंने बता दिया जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म की सिचुएशन होती है, ठीक है। और फिर वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके डिक्रीज इंक्रीज, उन पर होने वाले फायदे और नुकसान को आप उस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, फिर उस अकाउंट के अल्टीमेट एक बैलेंस को आप पार्टनर्स की कैपिटल में कनेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट की कीमत अगर मार्केट में बढ़ेगी तो उसको आपको उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। फंड में क्रेडिट मत कर देना, ये बेवकूफी मत कर देना कि आप सोचो कि साहब मार्केट में कीमत बढ़ गई है तो वो रिजर्व में डाल दे। नो, क्योंकि वो रिजर्व का जो क्रिएशन हो रहा है, आईएफआर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसका जो क्रिएशन हो रहा है वो इस तरीके से नहीं हो रहा है, वो तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर। वो तो आप प्रॉफिट्स में से कर रहे हो, इसमें से थोड़ी ना कर रहे हो कि आपने सोचा कि इंक्रीजमेंट हुआ आपकी एसेट्स में, उसको उठा के उसमें डाल दे, नहीं, वो प्रॉफिट में हो रहा है। इसीलिए फंड अनटच्ड रहेगा, बल्कि आप अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके कहानी खत्म कीजिए। क्लियर हो गया। और बैलेंस शीट में नया वाला अमाउंट जाएगा, बैलेंस शीट में किस अमाउंट से जाएगा ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। हर कंडीशन में नया वाला प्राइस जाएगा इन्वेस्टमेंट का। ये आपका बेटा कंडीशंस थी कुछ केस 1 की। अब केस 1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, फिर केस 2 पे चलेंगे। पॉज करिए एक मिनट जरा। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। एक छोटी सी बैलेंस शीट हमें दी हुई है, उसके अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, और क्रेडिट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। ये अकाउंटिंग, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का नोट्स नहीं दिया था क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं। डेबिट बिल, अच्छा हाँ दिया तो था, अभी बताया तो था, पढ़ाया तो था एंट्री, ठीक है ओके। इसके बाद इसने क्या बोला, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। गाइस देखो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, तीनों अमाउंट को जोड़ करके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नए वाले रेशियो का कोई यूज नहीं है इसमें, क्लियर है। और इसके बाद जो दूसरी एंट्री होगी सर वो क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा क्रेडिट में, और एक्स वाई जेड की कैपिटल होगी डेबिट। ओल्ड रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म कहानी। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई व्हेन देयर इज नो क्लेम, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अभी खत्म करा दो फटाफट। 13 में देखिए क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ओल्ड पीएसआर हमको दिया हुआ बच्चों 4:3:2। आगे क्या बोल रहे हैं वो, फ्रॉम अप्रैल 1, 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो आगे, हालांकि जरूरत है नहीं, छोड़ो उसको ना, न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं है। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए हमारे पास क्रेडिट में पड़ा हुआ है प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है डेबिट में, ठीक है। आगे बोला रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसमें तो मुझे लगी नहीं ना कुछ अलग है। ये क्वेश्चन हमने क्यों चूज किया होगा, सेम टू सेम तो लग रहा है, जबकि हम रिपीट तो करते नहीं है। कैलकुलेशन का भी कोई यूज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसीलिए कर दिया होगा। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो है उसके अंदर, पता नहीं क्या चक्कर है। सॉल्यूशन है इसका बेटा, देखना उसमें कुछ स्पेशल वो किया है क्या हमने, लायो कॉपी, उसमें कोई स्पेशल नोट्स तो नहीं बनाया, मतलब वर्किंग नोट में कुछ किया हो। सिंगल एंट्री की तो समझ लगे ना, भगवान ही मान लेके कैसे क्वेश्चन दे दिया है। एक मिनट दिखाना अपना सॉल्यूशन, पॉज कर इसको, पॉज कर लिया है, जो एडिटिंग मत करना फिर ना। 14 विवेक अनिल एंड रमन आर पार्टनर इन अ फर्म। विवेक अनिल एंड रमन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। गाइस ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है हमें 5:3:2। आगे बोल रही है
they decided to share profit with effect from 1st April 2022 in the ratio 235. कोई मतलब नहीं है इस रेशियो का. On the date of change in PSR, the firm had balance in general reserve rupees 1 lakh. हमारे जनरल रिजर्व में पड़े हुए 1 लाख रुपए. ठीक है, आगे इसके बाद बोल रहा है it was agreed by reserve to नहीं, it was agreed by the partner that out of general reserve rupees 50,000 to be transferred to workman compensation reserve to meet a claim of workers if any. Pass the general entries for distributing general reserve on change in PSR. इसमें केवल जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब उसने बोला है कि जनरल रिजर्व जो हमारे पास 1 लाख रुपए का है उसमें से 50,000 रुपए हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं ताकि कोई भी क्लेम वगैरह बने तो हम उसकी कवरिंग कर सके. तो गाइस इसमें एक एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, और उसके बाद बाकी का जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. आप मैं करके लेना, इसमें से टिप के बता देता हूँ. 25,000, 15,000 और 10,000 ओल्ड में बटेगा बेटा. ये कोई दिक्कत आ रही हो मन में, कोई डाउट हो तो पूछ लो. अच्छा, आपको पता है जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना, अगर बाई चांस इसमें नई बैलेंस शीट बनवाता तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाता उसमें 50,000, क्योंकि क्रिएट करवाने के लिए कह रहा है. क्या दिक्कत है, कैसे परेशान संता बनता? और किसी के और है तो कैलकुलेशन चाहिए होंगे, बस मुझे कैलकुलेशन का देखना हो क्या. चलिए नेक्स्ट. इसके बाद अब आगे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन. ये दोनों अभी आप करोगे यहाँ पे 15 और 16. आगे बढ़ते हैं. अब पहले इसका नोट वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद वाले दोनों आपको करने के लिए देंगे अभी. ओके, अब इसकी शीट भेजनी पड़ेगी. फिर नोट वाले की थ्योरी भेजनी पड़ेगी ना. पहले भेज दी क्या? भेजी है ना आपने? हाई पेज नंबर 3 भेजा तो है आपने? नहीं, 4 है, अलग है पेज. 4 में थोड़ा सा 3 में है नोट वाला, है कि नहीं है? दिक्कत नहीं ना. हाँ, थोड़ा सा 3 में लो बेटा, थोड़ा और भेजो 4 वाला. थोड़े थोड़े सॉल्व कर लेंगे. पॉज कर लिया कर, देखता है इसको. अरे बता दिया करो कुछ. देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अभी आप लोगों ने रिजर्व का जो ट्रीटमेंट देखा है बेटा, वो देखा जब आपको उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है. जैसे आप लोग नई वाली बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट के अंदर, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व्स, पीएनएल वगैरह को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हो तो भी यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता था जो आपको समझाया गया है. अब आपको सेकंड वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा रहे हैं. केस 2, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. या तो ऐसे कि आपको उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना. इसी बात को कहने का तरीका एक और है, और एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब उनका जो एडजस्टमेंट करना है वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है. एक तरीका ये भी ये बात को कहने का. एक और तरीका है तीसरा बात को करने का, व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंस आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक. जो बैलेंसेस आपके पास हैं रिजर्व्स के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के और लॉसेस को, उसको नई वाली बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, मेंटेन करना है. ये तीनों बातों का एक ही सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं. इट विल बी नेसेसरी, इस कंडीशन में क्या होगा, इट विल बी नेसेसरी टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम. आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी. वो क्यों नहीं आई पूर्वी? किसकी सकी है? वैसे सब अपने साथ घुसाए डोलते हुए हैं, और जिस दिन एक भी नहीं है तुम चारों में से भाई साहब ऐसा चेहरा बना लेते, पांचों में हमारी तो है ही नहीं. ऐसे खिलाड़ी एक दूसरे की बात नहीं बताते. वैसे पांचों एक है, हम 5-5 हैं.
मूवी देख, हम 5 है, हम 5 नहीं, वो हम 5 है। वीडियो चल रही है, पढ़ा दो। नहीं वो ठीक है, वो मूवी तो देखनी पड़ेगी ना, उसकी बात हो रही है। वैसे तो बच्चे वैसे तो हम 5 है, और जिस दिन नहीं है तो बताएंगे नहीं। पूर्वी करिए, देख ले पूर्वी कैसी बेस्ट फ्रेंड है। चलिए ओके गाइस, तो इसमें क्या है, इट विल बी नेसेसरी, विनेस होते हुए इट विल बी नेसेसरी टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जब आपको मेंटेन करना है नई वाली बैलेंस शीट में। अपने पुराने रिजर्व्स आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो जो एंट्रीज अभी आपने पढ़ी है वो नहीं होंगी, बल्कि कोई और ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू होगी, जिसमें केवल एक पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही होगी, किसी दूसरे पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही होगी। ओके, अच्छा इसके लिए क्या करा है, यह लिखा भी है, हेंस द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। अब आपको अगर एडजस्टमेंट एंट्री वो समझनी है तो कुछ स्टेप्स आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी जो आपके रिजर्व है बच्चों, जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है तो लॉसेस है, उनको आप आपस में प्लस माइनस कर लीजिए। रिजर्व्स के अंदर जितने भी टाइप्स के आपके पास रिजर्व्स है उनके अंदर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जोड़ना है, और जो टोटल आएगा उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह ये सब था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपको माइनस करना है। तो जो वो निकल के आएगा ना वो कहलाएगा नेट इफेक्ट। फर्स्ट स्टेप में आप नेट इफेक्ट निकालेंगे, सेकंड स्टेप में आप गेन्ड और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि हमारा गेन्ड प्रॉफिट शेयर और सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन स्टेप 1 अमाउंट में। जो आपका स्टेप 1 में जो नेट इफेक्ट आया है उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर और गेनिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, देख सकते हो फॉर्मूला दिया हुआ है। गेनिंग पार्टनर के लिए कैसे निकलेगा, नेट इफेक्ट इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर। मतलब वो जो नेट इफेक्ट आया है उसमें गेन्ड प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नेट इफेक्ट आया है उसमें सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको स्टेप 3 मिल जाएगी। ये वो अमाउंट होगा जो आपको एंट्री में रखना होगा। फोर्थ स्टेप क्या आएगी बेटा, फोर्थ स्टेप के अंदर अगर मान लीजिए देखिए आपका नेट इफेक्ट है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कैसे आएगा, जब आपके रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टोटल ज्यादा होगा और जो घटने वाले एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनका टोटल कम होगा। लेकिन अगर आपके नेट इफेक्ट नेगेटिव कब होगा, जब आपके रिजर्व्स और आपके प्रॉफिट्स का टोटल कम हो और लॉसेस जो आपके पास हैं एक्यूमुलेटेड वाले उनका टोटल वो ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेट इफेक्ट में एंट्री चेंज हो जाएगी, नेगेटिव नेट इफेक्ट में एंट्री अलग हो जाएगी। पॉजिटिव में क्या होगा, वही जो आप करते आ रहे थे, जो गेन करेगा बंदा उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे बिकॉज ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, क्योंकि उसको कंपनसेट करना है। तो गेनर की कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे जब आपका पॉजिटिव नेट इफेक्ट है। बट अगर आपका नेगेटिव नेट इफेक्ट आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके एक दो सम्स देख लेते हैं। भेज दी बेटा, ये वाली शीट भेज दी। देखिए 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चंस है। 21 घर से करना है और पीछे वो जो 2 क्वेश्चन दिए मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड और आईएफआर के, वो दोनों घर से करने हैं, और ये तो सब करने ही है कॉपी में। 17, 18, 19, 20 देखते हैं फटाफट। चलिए 17 पे चलते हैं। देखिए 17 में क्या कह रहा है, आन बान शान आर पार्टनर इन अ फर्म चेंज शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। गाइस हमारा ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:3:2। ओके, आगे बोला है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इक्वली। यानी इनका जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है। उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब क्यों नहीं, बहुत बड़ा मतलब है। गेन्ड और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर निकालना है ना, न्यू पीएसआर आपका इक्वल है 1:1:1। ओके, एक क्वेश्चन तभी से करा था, बाकी शॉर्टकट में चलेंगे। इसके बाद क्या बोला इसने, ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व शोड अ क्रेडिट बैलेंस 72,000। जनरल रिजर्व हमारे पास है 72,000 के। आगे बोला इसने इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व,
हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे पार्टनर्स की कैपिटल में। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर। मतलब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, तो बस वहीं से समझ में आ जाता है आपको कि आपको केस सेकंड अप्लाई करना है। क्या करेंगे गाइस, इसमें पहली स्टेप होती है आपकी नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जोड़ो, एक्यूमुलेटेड लॉस को घटाओ। तो इसमें ना तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना इसके अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस है, बस रिजर्व के नाम पर एक ही दो बॉडी की चीज है, दैट इज बात करें यार, नेट इफेक्ट आ गया। ठीक है, ये आपका नेट इफेक्ट आ गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेन्ड या सैक्रिफाइस्ड पीएस प्रॉफिट शेयर। कैसे निकालेंगे भाई, ये आपको सिखाई गई थी। नाम क्या पार्टनर के, आन बान शान। आन क्या है भाई, आन तेरा ओल्ड पीएसआर है 3, 3 और 3 6 होता 3/8, न्यू पीएसआर है तेरा 1/3। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू, 3/8 में से 1/3 लेस करेंगे। एलसीएम लेंगे आप 24, एलसीएम आएगा 3 तिक्का 9, 3 8 24, 1/24। ये भैया सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि ओल्ड ज्यादा है और न्यू कम है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। बाहन की क्या पिक्चर है, 3/8 माइनस 1/3 भी सेम है, चल 1/24 सेक्रीफाइस। सान की क्या पिक्चर है, 2/8 माइनस 1/3। इसका मतलब ये गेन कर रहा है। तो देखो गाइस, आप देख सकते हो दो पार्टनर मिलकर, उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि गेन और सेक्रीफाइस का एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट जो भी अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो फ्रैक्शन है, वो सेम होना चाहिए। 1/24 1/24 दोनों 2/24 हो रहे हैं और ये भी 2/24 के लिए गेन कर रहा है, यानी दो लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ये गेन कर रहा है। इसके बाद आपको स्टेप 3 क्या लेना है बेटा, स्टेप 3 में आपको बताया गया था नेट इफेक्ट में गेन और सेक्रीफाइस शेयर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर आन नेट इफेक्ट कितना है 72,000, आन का है 1/24 कितना हो जाएगा 24 दिया 72 3,000 फॉर बान 72,000 इंटू 1/24, इसका भी 3,000 होगा है ना। और फॉर शान कौन है ये सुस्ती फैला रहा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में होगी आपकी एंट्री। देखो भैया आपका पॉजिटिव नेट इफेक्ट था तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। गेन कौन कर रहा है, केवल एक ही कर रहा है। सांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल टू बांस कैपिटल अकाउंट 3,000 ये है इसका सिंपल सा पैटर्न सॉल्व करने का। समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शॉर्टकट में करेंगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी आप घर से करके लाएंगे पूरा ना। देखिए गाइस ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18, बी फोकस्ड बच्चों, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं 9 महीने की पढ़ाई 2-3 महीने में खत्म कर दें विद सैंपल पेपर और बहुत सारी चीजें। उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन 18, करीम सलीम रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। मैं कुछ नहीं लिख रहा, मेन चीजें लिख रहा हूं। ओल्ड पीएसआर दिए, समझ में आता है। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, ये न्यू पीएसआर है। With effect from 1st April 2022, they also decided to record the effect of the following without affecting their book value by the passing and adjustment entry। समझ में आता है, केस 2 अप्लाई करना है। हमारे पास जनरल रिजर्व दिया है, कंटिजेंसी रिजर्व दिया है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल दिया है, डेबिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। गाइस बस मैं आपको नेट इफेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। नेट इफेक्ट कैसे निकालना है आपको बताया था। रिजर्व्स को जोड़ लो 1.5 लाख और कंटिजेंसी 25,000 का, ये हो गया 75। इसमें जोड़ लो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल 75, ये हो गया 1.5 लाख। इसमें से डेबिट बैलेंस ऑफ घटा लो 1 लाख, आपका कितना बचा 50,000। ये क्या है आपका पॉजिटिव नेट इफेक्ट। ठीक है, टीजर में आप काम कर लेंगे क्योंकि यहां जैसे 72 आ रहा था नेट इफेक्ट, वही मैंने आपको निकाल के दे दिया 50,000 का नेट इफेक्ट। बाकी अब आपको जैसे पूरा सिखाया गया है चारों स्टेप्स वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कोई डाउट? 19 देखिए बेटा, करिएगा कॉपियों में जो भी क्वेश्चन आपके लिए उठाए जा रहे हैं। 19 क्वेश्चन, क्या हुआ, कोई दिक्कत बोलो परी? आपको गलत आंसर आ रहा है, 1,50,000 है। क्यों बेटा? सर वो 150 और 25। अच्छा ये 1 रह गया आपका, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, छोटी छोटी बात। कुछ गलत नहीं, कुछ गलत हुआ था, ठीक है, क्योंकि बेटा हमेशा प्रूफ को ध्यान में रख के बातें करनी चाहिए, इसीलिए नहीं होगा।
कुछ गलत हुआ था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, किसी से हो सकती है, टीचर क्या करेगा। देखिए 19 वाले पे चलिए फटाफट से देखते हैं 19 वाले में क्या है। ABCD आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:3। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है। आगे बोल रहे हैं फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1.5 लाख। यहाँ पर गुडविल की इसमें आपको फर्म की गुडविल दी हुई है। देयर वाज अ रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक ऑफ द फर्म। एक रिजर्व है, एक तो गुडविल है आपके पास और एक आपके पास रिजर्व है। फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लोगे। गेन्ड प्रॉफिट शेयर निकालो, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर निकालो, उनको रेशियो में रख दो, आपको गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाएगा। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंट्री भी करनी है आपको। देखो इसमें क्या करना, इसमें जो नेट इफेक्ट निकलेगा ना वो गुडविल को भी ध्यान में रख के निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो नेट इफेक्ट निकलेगा बस वो बता दे रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है। इसका नेट इफेक्ट निकलेगा आपका जनरल रिजर्व कितना है बेटा 60,000। और जो गुडविल है ना बच्चों, गुडविल पूरी फर्म की नहीं, गुडविल कौन सी जाती है इसके अंदर, पूरी फर्म की जाती है। अच्छा, उनके गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। ठीक है, गुडविल कितनी है पूरी फर्म की आपकी 1,50,000। ठीक है राइट, गुडविल क्योंकि उसके हिस्से को थोड़ी वो कर देंगे 1,50,000। तो आपका जो नेट इफेक्ट होगा वो हो जाएगा 2,10,000। बस बाकी सब कुछ जैसे सिखाया है वैसे करना है। कोई दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, ग्रुप दिया हुआ एक दूसरे से पूछ सकते हो। पीडीएफ का तो धज्जियां उड़ गई। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने आप करके लाना है, क्योंकि आपके सर आ चुके हैं यूवी सर। तो आपके पास कितना टास्क हो गया, अप टू 20 तक क्वेश्चन चेक होंगे। क्या मालूम कल आपका टेस्ट हो, तो क्या मालूम कल आपकी कॉपी चेक हो जाए, इसलिए अभी जाके कर लेना, इंतजार मत करना कल का। फोटो खींचो।